गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा ये सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है क्योंकि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए और आरएनए और प्रोटीन। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि बनाते हैं न्यूक्लियस के इनर कंटेंट्स। और साथ में न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस दैट आर कैरिड आउट इनसाइड अ सेल। यानी कि सेल की जो अपनी फीचर्स हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। चलो अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है सेल के अंदर मौजूद ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। और ये जो ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, या तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या फिर वन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी कि उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके ऑर्गेनेली नहीं कहते। जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं राइबोसोम। लेकिन इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको ऑर्गेनेली नहीं कहते। अब डबल मेम्ब्रेन वाले देखते हैं। जैसे अभी अभी एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी दो मेम्ब्रेन है। अब सिंगल मेम्ब्रेन का जो एग्जांपल है वो है हमारा वैक्यूल, VACUOL। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग्स पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते हैं। जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं और जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। माइटो है तो माइटो ही लिखो, है ना, माइट्रो मत करो उसे। ठीक है, तो ये तुम अब वैसे ये सोच सकते हो कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे मार्क्स कटते हैं। ठीक है चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखो ये इस पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पर्किंजी। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दो नई टर्म्स हैं। इन दोनों में ही प्लाज्म है, यानी कि बात हो रही है लिक्विड पार्ट की, सेल के लिक्विड पार्ट की। अगर ये एक सेल है और ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है और ये है इसका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये फ्लूइड पोर्शन होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, इसको नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? वो साइटोप्लाज्म जिसके साथ हम किसको काउंट कर रहे हैं? सारे ऑर्गेनेलीज को, जैसे कि न्यूक्लियस को। ये तो हुई डेफिनेशन। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड पार्ट। लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसके बाद बात करते हैं आगे। ये टर्म किसने दी थी? प्रोटोप्लाज्म। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय पर्किंजी, PURKINGE। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारा पहला ऑर्गेनेली जिसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये कौन से सेल्स में पाए जाते हैं? ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की पहचान है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में होते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज, यानी कि उसमें फंक्शंस तो सब हो रही है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। अब आती है बात ER की। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या हुआ? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म,
एंड रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। इसके मीनिंग में नीचे लिख देता हूँ, नेटवर्क, साइटोप्लाज्म, और एंडो मीन्स होता है इनसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। किस चीज़ का नेटवर्क है? छोटी छोटी ट्यूब्स, और ट्यूब्स का, वेजाइकल्स का, वेजाइकल का मतलब होता है पैकेट्स, पैकेट्स और ट्यूब्स का ये कॉम्बिनेशन है। और ये जो नेटवर्क है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास फैला हुआ होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये सेल के अंदर एक आधार देता है, आधार यानी फ्रेमवर्क। जैसे कि हम किसी पुतले को बनाने से पहले उसके अंदर लकड़ी लगाते हैं आधार के लिए, उसी तरह से सेल को जो एक पर्टिकुलर शेप और सपोर्ट देता है वो देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ये बना होता है प्रोटीन्स का, और उन ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और वेजाइकल्स यानी कि पैकेट्स, उनसे ये मिलके बना होता है। फंक्शन क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन होती है सेल के न्यूक्लियस के आसपास, और दो तरह का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ वो होता है जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिस वजह से उसकी रफ अपीयरेंस आती है। स्मूथ वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसका सरफेस हमें स्मूथ लगता है। रफ वाले का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और स्मूथ वाले का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब फैट्स। अब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स का सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर में अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स फंक्शन करते हैं हार्मोन्स की तरह, कुछ फंक्शन करते हैं एंजाइम्स की तरह, कुछ फंक्शन करते हैं एंटीबॉडीज की तरह, और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन या कोई ऑर्गेनेली बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी लिख देता हूँ। ये प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शन होंगे। लिपिड्स के क्या फंक्शन होते हैं? लिपिड्स भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, कुछ लिपिड्स हार्मोन्स की तरह भी फंक्शन करते हैं। तो ये अलग अलग इनके फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, देखो इसकी कुछ मैं टर्म्स बता देता हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये तो मैंने बता ही दिया। टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज, SER डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन भी है, यानी शरीर में बाहर से आने वाले जो जहरीले पदार्थ हैं, यानी टॉक्सिन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको खत्म करना भी इसका काम है। इसके बाद नेक्स्ट है, ER serves as a channel for transport of materials between various regions of cytoplasm and the nucleus, यानी कि इस ER का एक फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना भी है, ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय ER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और अगला फंक्शन है इसका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी अभी तुमने देखा कि रफ वाले प्रोटीन्स बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इसी वजह से वो रफ कहलाते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना है, इसीलिए तो रफ वाले प्रोटीन बना रहे हैं, और स्मूथ वाले लिपिड्स यानी कि फैट्स बनाते हैं। अब ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बने ये सेल के बाहर भी जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। और जहाँ तक इसकी बात है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, इसीलिए ये जो प्रोटीन्स और फैट्स यहाँ बने वो मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। जैसे दीवार बनने में ईंटें और सीमेंट लगते हैं, उसी तरह से प्रोटीन्स और फैट्स मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं ये कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर सेल किसी कारण से सेल पर किसी तरह का अटैक हुआ या आघात हुआ तो सेल के अंदर यानी कि सेल के अंदर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर के जो लाइसोसोम्स हैं वो फट जाएंगे, यानी कि रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होने के बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे। जितने भी ऑर्गेनेलीज या दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनको वो क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट। तो एक तरह से सेल के लिए अपने ही लिए घातक होगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स इसीलिए कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, तो इसका आंसर ये उनको सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं कि जिस समय सेल किसी कारण से अफेक्टेड होता है, बाहर से इन्फेक्शन की वजह से या उसमें अपनी अंदर की कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो लाइसोसोम है ये रप्चर होकर एंजाइम रिलीज कर देगा और वहाँ के सारे स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनेलीज डाइजेस्ट यानी कि डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या है, सुसाइडल है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है कि जब ये ब्रेक करेंगे तो वाटर भी रिलीज होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कुछ भी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। देखो इसमें लिखा है दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड साइट्स विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, यानी पुराने स्ट्रक्चर्स को भी ये रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। एंड द सेल गेट्स डैमेज्ड इट्स अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि जो वेस्ट जनरेट होता है सेल में उसको ये डिस्पोज ऑफ करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस इसीलिए क्योंकि एनर्जी जिस यूनिट में नापी जाती है सेल के अंदर, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ये इसके अंदर बनती है। रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी बनती है किसी भी सेल में या ऑर्गेनिज्म में, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस यूनिट में नापी जाती है, ये बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है और ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद जो इनर होता है इसका, इसमें फिंगर लाइक अपीयरेंस होती है। इनर स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको कहते हैं क्रिस्टी। ये है इसका इनर मेम्ब्रेन, ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन। अंदर जो फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं। ये जो अंदर फ्लूइड है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इन्हीं सारी फीचर्स की वजह से इसको कहते हैं ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। ये अपनी जरूरत के प्रोटीन्स खुद बना सकता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें उसका ईआर का, तो ईआर का डायग्राम कुछ ऐसा था कि उसमें इस तरह के वेवी अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सपोज करो न्यूक्लियस है और ये क्या हो गए, ये इसके ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं ईआर। ये जो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं ये होते हैं रफ, क्योंकि इनके सरफेस पर पाए जाते हैं
तरह से, और आसपास जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव तैरते रहते हैं उनको कहते हैं स्मूथ ईआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ उसका फंक्शन सिंथेसिस था, वहाँ इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी पैदा करना। इसके लिए इसका अंदर का जो सरफेस है वो वेवी होता है। रेस्पिरेशन से जुड़े हुए सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं किसमें? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए देखो इन्होंने क्या लिखा है, इट इज कवर्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये डीपली फोल्डेड हमें दिख ही रहा है। These folds create a large surface area for ATP molecule synthesis. ATP is the energy currency, hence the mitochondria is known as powerhouse of the cell. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. They can make their own proteins. इसके बाद बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनका फंक्शन होता है स्टोरेज। किसकी स्टोरेज करेंगे? ये या तो पिगमेंट्स की स्टोरेज करेंगे। पिगमेंट्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि कलर फॉर्मिंग होते हैं, कलर देते हैं किसी चीज़ को, या तो पिगमेंट्स की स्टोरेज करते हैं या फिर ये न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज करते हैं। अगर ये पिगमेंट्स की स्टोरेज करते हैं तो पिगमेंट तो कलर्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में इनको कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, और कलर्ड प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि अगर ग्रीन कलर का प्लास्टिड होगा तो वो क्या कलर देगा? ग्रीन देगा, है ना, और उसमें पिगमेंट कौन सा होगा? क्लोरोफिल। तो उसी तरह से अगर हम ज़ैंथोफिल, है ना, और ज़ैंथोफिल देखें या फिर दूसरे कलर के पिगमेंट्स देखें जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, जैसे कि कैरोटीन्स होते हैं ऑरेंज कलर के, तो वो सब किसमें पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या देते हैं? फ्रूट्स को, लीव्स को और फ्लावर्स को अलग अलग कलर देते हैं। दूसरे टाइप के प्लास्टिड हैं क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस। इनका फंक्शन होता है स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज करना? फैट्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये क्या कर रहे हैं? सेल प्लांट के लिए ये इन सब चीजों को स्टोर करके रख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो एक तरह का क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट ही हुआ। और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनेली में है, तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं कलर्ड पिगमेंट। और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, है ना, फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये हुई बात प्लास्टिड्स की। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड्स के लिए इन्होंने और क्या क्या लिखा है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स, ग्रीन पिगमेंटेड एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन्स वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करते हैं ऑयल्स और प्रोटीन्स को। डबल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर भी, और अगर इनका स्ट्रक्चर हम देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं पिगमेंट को स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इनके बारे में कि इनके पास खुद का डीएनए होता है, सेल्फ डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, यानी कि ये भी सेमी ऑटोनॉमस है, अपनी ज़रूरत के प्रोटीन ये खुद बना सकते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद बात आती है वैक्यूल्स की। लास्ट जो ऑर्गेनेली है हमारा, उसका नाम है वैक्यूल।
VACUOLE। इसकी विशेषताएं देखो, ये स्टोर करता है, लेकिन किस चीज़ को? ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करता है। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ क्या है? एक ही मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में प्लांट संख्या में वैक्यूल्स ज़्यादा संख्या में होते हैं और बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में या तो ये होते ही नहीं या फिर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है। स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स व्हाइल इन प्लांट्स हैव वेरी लार्ज में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल्स। तो ये क्या करते हैं? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अमीबा फूड वैक्यूल स्पेशलाइज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अमीबा के केस में ये फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं, फूड डाइजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट है टॉपिक, वो है ये है कि सेल जो है ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में और वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने में, और साथ में नए प्रोटीन्स और सब्सटेंस बनाने में, जिसको बायोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल क्या होते हैं। एनिमल सेल और यहाँ आएगा प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसकी रिजिडिटी और शेप के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगी, रिजिडिटी यानी टफनेस। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो है ही। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं एनिमल सेल में, यहाँ होते हैं लेस। यहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स, यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर VACUOLE वैक्यूल लार्ज एंड मोर, यहाँ पर होते हैं स्मॉल एंड लेस। तो ये चार मेन डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके अलावा कोई है क्या। सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, और अब आती है बात न्यूक्लियस की। इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इनका न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब है एक साइड में। उसका रीजन ये है कि वैक्यूल इतना बड़ा है, उसने न्यूक्लियस को साइड में धकेल दिया। तो ये थे डिफरेंस। इस चैप्टर में प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस तो हैं ही, इसके अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। हर ऑर्गेनेली को क्या नाम दिया जाता है, जैसे कि पावर हाउस किसे कहते हैं, सोसाइटी बैग किसे कहते हैं, हर एक की फंक्शन क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे टिश्यूज़। थैंक यू।